शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। अब समय बहुत ही कम है तो तैयारी को धार देना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आइए इस वीडियो में 20 से 25 डीएलएड से संबंधित प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 4 विकल्प है। ए है फ्रायड, बी है आइजैक, सी है कैटल और डी है आलपोर्ट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए फ्रायड। अगला प्रश्न है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो 4 विकल्प दिया गया है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी संवेगात्मक गामक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ 4 कथन दिया हुआ है। ए है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और डी विकल्प है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? 4 विकल्प है। वैयक्तिक अनुदेश, बी है उच्च स्तरीय पाठचर्या, सी है संवर्धन उपागम और डी है त्वरण उपागम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए वैयक्तिक अनुदेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? 4 विकल्प है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, बी है एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी है पहले से विद्यालय ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना और डी विकल्प है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 विकल्प है। ए उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, बी है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, सी है केवल उदाहरण देने चाहिए और डी है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? 4 विकल्प है। दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, बी है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, सी है अन्वेषण एवं परिचर्चा और डी है सूचनाओं का संचरण। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी अन्वेषण एवं परिचर्चा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? विकल्प है आगमन, बी है निगमन, सी है प्रश्नोत्तर और डी है समस्या समाधान। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का एक उदाहरण है? ए गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, बी मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं,
सी विकल्प है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। और डी विकल्प है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अगला प्रश्न है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। दूसरा विकल्प है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और सी है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। और डी है कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अगला प्रश्न है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। अब आगे 4 विकल्प है। ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। बी, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। और डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। अब 4 विकल्प है। पहला संरक्षण, बी बुद्धि, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और डी है साम्य धारण। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है लेव वायोगोट्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। 4 विकल्प है। पहला है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, बी है अनुकूलन एवं संगठन, सी है पुरस्कार एवं दंड तथा डी है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। 4 विकल्प यहां भी दिया गया है। ए है अधिगम की दर अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। बी है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। सी है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। और डी है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है। विकल्प है ए प्रतिमान, बी मानसिक मैप, सी मानसिक उपकरण और डी है स्कीमा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, स्कीमा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे एवं लेव वायोगोट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। ए निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, बी सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, सी है कौशल का अर्जन और डी है
प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग सामान्य अध्ययन अथवा सामान्य विज्ञान अथवा डीएलएड से रिलेटेड प्रश्नों का लॉट लेकर उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।